नमस्कार, मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के बैक्टीरियोफेज टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो जीवाणुवीय विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित कर नष्ट कर देते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं और इन्हें संक्षेप में फेज कहते हैं। फेज शब्द ग्रीक शब्द फेगोस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है दूसरों का भक्षण करना। प्रसिद्ध वैज्ञानिक टॉट और हैरिल ने सर्वप्रथम बैक्टीरियोफेज की वो खोज की थी। यह नालियों के जल, जंतुओं के शरीर, दूध, फल, सब्जियों इनमें पाए जाते हैं और फेज जीवाणु की विशिष्ट जाति के ऊपर आक्रमण करता है। फेज की संरचना सरलता से जटिल फेज टेडपोल के समान होती है। सब सरल फेज जैसे 5x174 और टेडपोल के समान टी इवन फेज होती है। ब्रेडले ने बताया कि कई प्रकार के फेज इस्चेरिशिया कोलाई को संक्रमित करते हैं। यदि हम इसकी संरचना की बात करें तो जीवाणु भोजी की संरचना एक टेडपोल के समान होती है, जिसमें एक सिर तथा एक पूंछ होती है। फेज विषाणुओं में संरचना में कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। टी4 फेज निम्न उप इकाइयों से बना होता है। पहली है सिर, दूसरा है सिर पूंछ को जोड़ने वाला कनेक्टर या संयोजक, तीसरा पूंछ और चौथा इसका भाग है आधार प्लेट और पांचवा भाग होता है पुच्छ तंतु। सर्वप्रथम है इसका सिर या हेड। तो सिर जो है लंबा, द्विपिरामिडी, षटभुजी और प्रिज्म के समान होता है। यह 2 से 10 पट्टिकाओं से मिलकर बना होता है। यह लगभग 95 मिलीमीटर लंबा तथा 65 मिलीमीटर चौड़ा होता है। सिर में डीएनए तथा 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। सिर लगभग 2000 छोटी उप इकाइयों से बना होता है। सिर पुच्छ संयोजक कॉलर सहित होता है, जिस पर विस्कर्स प्रेजेंट होते हैं। पूंछ संकुचनशील आवरण से ढकी होती है, जो कि अंतःनली को घेरे रहती है। यह लगभग 30 नैनोमीटर लंबी तथा 18 नैनोमीटर व्यास में होती है। पुच्छ आवरण में 140 उप इकाइयाँ प्रेजेंट होती है, जो कि 24 वलियों में व्यवस्थित होते हैं। आधार प्लेट हेक्सागोनल होती है तथा प्रत्येक सिरा इसका नुकीला होता है। पुच्छ तंतु या टेल फाइबर आधार प्लेट के सभी हेक्सागोनल सिरों से लंबे पुंछ तंतु निकलते हैं। प्रत्येक पुंछ तंतु लगभग 130 नैनोमीटर लंबा तथा 8 नैनोमीटर व्यास वाला होता है। पुंछ तंतु ही जीवाणु भोजी के विशेष ग्राही स्थल कोशिका कला के परपोषी में पहचानने का काम करते हैं। इन्हीं के द्वारा ये परपोषी की कला से चिपकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो फेज है वो इस प्रकार है, जैसे टी इवन, ये कोणीय सिर वाला होता है। इसकी पूंछ संकुचनशील होती है और इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। T1 एंड T5, इसमें कोणीय सिर, लंबी असंकुचनशील पूंछ होती है। T3 फाज में कोणीय सिर, छोटी असंकुचनशील पूंछ होती है। 5x174 में कोणीय वायरोन पूंछ अनुपस्थित होती है और F2R1FR जो फाज है उसमें कोणीय वायरोन पूंछ अनुपस्थित होती है और M13 और F1 में संकुचनशील तंतु प्रेजेंट होते हैं। जीवाणु भोजियों का जो जीवन चक्र है वो इस प्रकार है कि फेज में 2 प्रकार से जनन होता है, लाइसिस एंड लाइसोजेनी। वास्तव में संलयन और लय जनकता में वायरस के जीवाणु पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन है, क्योंकि इसके अंतर्गत सैकड़ों नए विषाणु कणों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें जनन की विधि कहना अनुचित नहीं होगा। पहला है लाइसिस या लयन।
संलयन इस प्रकार के जीवन चक्र को 5 भागों में विभक्त करते हैं। सबसे पहले फाज का जीवाणु कोशिका पर चिपकना। संक्रमण के लिए फाज का एक कण ही पर्याप्त होता है। इसके लिए सर्वप्रथम जीवाणुभोजी कण परपोषी की भित्ति पर विशिष्ट स्थलों पर पूंछ के द्वारा चिपक जाते हैं। इन विशिष्ट स्थलों को अभिग्राही स्थल कहते हैं। विभिन्न फाज के लिए विभिन्न अभिग्राही स्थल होते हैं। फाज की कोशिका भित्ति पर संगलित हो जाने के बाद ही संक्रमण प्रारंभ होता है। फाज का कोशिका भित्ति में प्रवेश। अब फाज द्वारा स्रावित एंजाइम कोशिका भित्ति के अभिग्राही स्थलों का कुछ भाग अपघटित कर देते हैं। तब इस अपघटित क्षेत्र से फाज का केवल डीएनए परपोषी की कोशिका में प्रवेश करता है तथा प्रोटीन आवरण कण के रूप में बाहर रह जाता है। एसएस-डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से प्रतिकृतित रूप, इसे आरएफ भी कहते हैं। तो आरएफ का निर्माण जो है इस प्रकार होता है। एसएस-डीएनए फाज की प्रतिकृति द्वारा प्रतिकृत रूप बनाता है, रेप्लिकेटिव फॉर्म बनाता है। यह क्रिया जीवाणु की अंतःभित्ति पर होती है। इस क्रिया में प्लस स्ट्रैंड माइनस स्ट्रैंड के निर्माण के लिए टेम्पलेट का कार्य करता है। नेक्स्ट है आरएफ की प्रतिकृति या रेप्लिकेटिव फॉर्म रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेटिव फॉर्म का रेप्लिकेशन जो है वो मात्र आरएफ अणु प्रतिकृत होकर लगभग 100 से 200 समान संरचना वाले संतति आरएफ बनाते हैं। आरएफ संतति से एसएस-डीएनए का संश्लेषण होता है। फाज का परिपक्वन तथा संलयन। कोशिका भित्ति के पास ए तथा बी प्रोटीन कोट का निर्माण होता है तथा फाज परपोषी कोशिका से स्वतंत्र हो जाता है। यह तब होता है जब जीवाणुवीय कोशिका भित्ति कमजोर होकर टूट जाती है। ऐसा माना जाता है कि फाज कणों के बनने के साथ साथ लाइटिक एंजाइम भी बनते हैं। ये एंजाइम कोशिका भित्ति का अपघटन कर उसे तोड़ देते हैं। दूसरी जो विधि है वो है लाइसोजेनी। संलयन फाज के अतिरिक्त एक और प्रकार का फाज पाया जाता है, इसे टेम्परेट फाज कहते हैं। यदि परपोषी कोशिका के निलंबन में इस फाज को मिला दें तो बहुत कम जीवाणु संलयन प्रदर्शित करेंगे, शेष सामान्य रूप से वृद्धि करते हैं। इन जीवाणुओं में 2 विशेषताएं पाई जाती हैं। प्रथम है कि इस फाज विशेष के लिए वे जीवाणु प्रतिरोधी होंगे। द्वितीय, ये फाज सुग्राही जीवाणुओं में संलयन प्रेरित करेंगे। इन परपोषी कोशिकाओं को लाइसोजेनिक कोशिकाएं कहा जाता है। फाज का डीएनए संक्रमण के पश्चात इन कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता, बल्कि जीवाणु के साथ संलग्न हो उसी का एक भाग बन जाता है। इस अवस्था में इसे प्रोफाज कहा जाता है। ऐसा लाइसोजेनिक जीवाणु सभी उपापचयी क्रियाएं करता है और साधारण विधियों द्वारा जनन करता है। इस प्रकार फाज डीएनए भी प्रत्येक संतति कोशिकाओं में आ जाता है। किसी समय कुछ अज्ञात कारणों से फाज डीएनए जीवाणु के उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित कर लेता है तथा नए फाज कणों का निर्माण करता है। इस प्रकार से लाइसोजेनी चक्र जो है वो होता है। इस प्रकार जो टेम्परेट फाज है वो 2 अवस्था में रहते हैं। पहला है स्वतंत्र फाज, जो कण जीवाणुओं को संक्रमित कर संलयन करते हैं, और लाइसोजेनिक जीवाणुओं के आनुवंशिक तंत्र का अभिन्न भाग, जिसको प्रोफाज कहते हैं। इस प्रकार टेम्परेट फाज 2 अवस्थाओं में रहते हैं। जब तक जीवाणु कोशिका में लाइसोजेनी नहीं हो, यह पहचानना कठिन होता है कि किसी कोशिका में लाइसोजनीय फाज है या नहीं। प्रोफाज वाले कण या जीवाणु सामान्य जीवाणुओं की तरह जनन करते हैं, परंतु विशेष परिस्थितियों में वे संलयन के माध्यम से नए फाज कण बनाते हैं। यह संलयन पूर्व वर्णित संलयन के समान ही होता है।
भोजियों का महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरियोफेज। रोगों के रोकथाम में जीवाणु भोजी सहायता करते हैं। जीवाणु भोजी जो है रोगों के रोकथाम की वह विधि जिससे एक हानिकारक रोगजनक दूसरे अहानिकारक जीव द्वारा नष्ट किया जाता है, जैव नियंत्रण कहलाता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। अनेक जीवाणुविक रोगों जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेशियम्स द्वारा उत्पन्न सेव का शिखर पीटिका, स्यूडोमोनास सोलानिसिरस द्वारा उत्पन्न सोलेनेसी पौधों की जीवाणुविक म्लानी आदि रोगों को जीवाणु भोजी द्वारा सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया है। इस विधि द्वारा हैजे के उपचार में भी सफलता प्राप्त हुई है। अमेरिका में नील हरित शैवाल पेयजल को दूषित करता है। उसके नियंत्रण के लिए जलाशयों में साइनोफेज को डालकर शैवाल वृद्धि रोकने के उपाय किए गए हैं। इन विधि द्वारा अन्य रोगों को भी रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु इस दिशा में व्यवहारिक सफलता अभी प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार से बैक्टीरियोफेज की जो है ये इम्पोर्टेंस होती है। थैंक यू।